Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor and guide for the subject Audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timing. तो आज है हमारा डे 6 और 17 डे सीरीज का, जहाँ हम रिवाइज कर रहे हैं ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस एंड हमारा आज का टॉपिक इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, व्हिच बाय द वे इज वन ऑफ द इजीएस्ट आइटम इन दिस एंटायर चैप्टर. तो मैम कैश एंड कैश इक्विवेलेंस क्या होते हैं? वेरी सिंपल. कैश मतलब रोकड़ा एंड कैश इक्विवेलेंस मतलब ऐसे सिक्योरिटीज विच कैन बी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड विच हैव अ टेन्योर ऑफ लेस दैन 3 months. अब एग्जांपल्स दे दो मैम कैश इक्विवेलेंस की. तो कैश इक्विवेलेंस में क्या क्या आता है? कोई शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हो गए या कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गया या एनी हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट एंड बैंक बैलेंसेस. मतलब कुछ भी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं. पर मैम आज के डिजिटल जमाने में क्या लोग कैश यूज करते हैं? स्पेशली क्या बिजनेसेस कैश रखते हैं? तो देखो, कैश हैज ऑब्वियसली रिड्यूस्ड एंड कैश का ट्रांजैक्शन हैज आल्सो रिड्यूस्ड, बट इट हैज नॉट बीन टर्न्ड इनटू नेग्लिजिबल, क्योंकि पेटी एक्सपेंसेस के लिए आज भी लोग कैश यूज करते हैं. तो जहां पहले बिजनेसेस में 10-12 लाख का कैश होता था, अब वो 50,000, 60,000 या 1 लाख का ही होता है. बट यू विल स्टिल सी कैश इन एवरी बिजनेसेस बैलेंस शीट, क्योंकि पेटी एक्सपेंसेस के लिए आज भी लोग कैश पे ही रिलाई करते हैं. अब ऑडिटर को मैम क्या चेक करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में? व्हाट इज टू बी चेक्ड बाय द ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस? तो सबसे पहले ऑडिटर को चेक करना है कि ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस डिस्प्लेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, यानी चेकिंग द एक्सिस्टेंस असर्शन. दूसरा, ये जो बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस डिस्प्लेड है, ये कंप्लीट तो है ना? ऐसा तो नहीं है कंपनी ने कहीं और कैश छुपा रखा है जो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया. फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का अमाउंट तो सही है ना? दैट इज चेकिंग द वैल्यूएशन असर्शन. एंड लास्टली, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के रिस्पेक्ट में जितने डिस्क्लोजर है एज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3, वो सारे कंपनी ने किए तो है ना? दैट इज चेकिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर असर्शन. अब आज का सेशन छोटा ही होगा क्योंकि प्रोसीजर ज्यादा नहीं है एंड प्रोसीजर्स बहुत इजी टू लर्न भी है. इनफैक्ट अगर आप दो बार रीड भी कर लोगे ना, तो दैट इज मोर देन इनफ. मतलब 2 बार रीड करने से आपको याद हो जाएगा, इतने सिंपल प्रोसीजर्स हैं. तो आइए पढ़ते हैं. सबसे पहले, एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस कैसे वेरीफाई करेगा ऑडिटर? तो अगर बात की जाए कैश की, तो बेस्ट वे टू वेरीफाई एग्जिस्टेंस ऑफ कैश इज फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी ऑफिस में जाके देख लो कितना कैश है या नहीं है. पर मैम कैश ना एक सेंसिटिव आइटम है. अगर आप कंपनी को बता के चल जाओगे, एंटिटी को बता के चल जाओगे आप कैश चेक करने जा रहे हो, तो वो जो एक्सेस कैश है वो कंसील कर देंगे, छुपा देंगे. एंड आपके पास तो इतने राइट्स भी नहीं है कि आप ताका झाकी और ढूंढा ढूंढी कर सको, क्योंकि ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन. तो मैम ऐसे केस में क्या करना चाहिए? तो ऐसे केस में आपको सरप्राइज चेकिंग करनी चाहिए, यानी एंटिटी को पहले से बताना नहीं चाहिए. So physical verification of cash should be conducted as a surprise checking. अच्छा, अब जब कैश काउंट कर रहे होगे तो क्या कंपनी का कोई एम्प्लॉय सामने होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैम बिल्कुल होना चाहिए. कल का उनका कोई भी 1 रुपए भी कैश चोरी हो गया, वो हम पे इल्जाम लगा देंगे. सो द कैश शुड बी ऑलवेज काउंटेड इन फ्रंट ऑफ द कैशियर. अब ये बताओ, कैश काउंट कब करोगे? 31 मार्च, 30th अप्रैल या 31 मई? मैम 31 मार्च को हम कैश काउंट करेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली बैलेंस शीट चेक करना है एंड बैलेंस शीट में कैश बैलेंस एज ऑन 31 मार्च ही जाएगा. तो हमें तो यही देखना है कि जो बैलेंस शीट में फिगर आ रहा है वो सही है या नहीं, एंड उसके लिए हमें 31 मार्च का ही कैश काउंट लेना पड़ेगा. तो हम फिजिकल वेरिफिकेशन कब करेंगे? या तो 31 मार्च या इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1 अप्रैल. अच्छा, अब ये बताओ, अगर कंपनी की मल्टीपल लोकेशंस है, मतलब एक कंपनी के 4-5 लोकेशंस है, तो क्या सारे लोकेशंस का जो कैश चेकिंग है वो साइमल्टेनियसली यानी एक बार में ही करोगे, या एक एक करके करोगे कि पहले एक स्पॉट का कैश कवर किया, फिर दूसरे स्पॉट का, फिर तीसरे स्पॉट का, फिर चौथे स्पॉट का और फिर 5वें स्पॉट का? मैम हम सारे लोकेशंस का कैश चेकिंग साइमल्टेनियसली करेंगे, क्योंकि अगर हमने 1 by 1 प्रोसीजर फॉलो किया और एक एक करके हम चेकिंग पे पहुंचे, तो मैनिपुलेशन के चांसेस कंपनी के पास बहुत बढ़ जाएंगे. उनको जैसे ही पता चलेगा हम फर्स्ट लोकेशन चेक कर रहे हैं, तो उनको समझ आएगा कि हम सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से कुछ चेक करने वाले हैं, एंड वो एक्सेस कैश आराम से कंसील कर लेंगे. तो इसीलिए अगर मल्टीपल लोकेशंस है तो सारे साथ में साइमल्टेनियसली चेक होने चाहिए. तो ये बात हो गई फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश.
इसके अलावा आप कैश का एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? तो अगर कंपनी का कोई रफ कैश बुक है, मैम रफ कैश बुक मतलब, तो सपोज तुम्हारे घर के लॉकर में 50,000 है। अब क्या हर रोज तुम एक्सपेंसेस के लिए वो लॉकर खोलोगे और उसमें से पैसे लगाओ निकालोगे? नहीं मैम, हम ना 5,000 साइड कर देंगे ड्रॉर में, उससे पैसे निकालेंगे। अब ये 5,000 का हिसाब किताब क्या तुम अपने मेन कैश बुक में करोगे? नहीं मैम, इसको एक बार रफ कैश बुक में कर देंगे, उसके बाद मेन में डालेंगे। तो ऐसे अगर कंपनी के पास भी कोई रफ कैश बुक है जो वो मेंटेन करती है, तो वो देख लो कि रफ कैश बुक की जितनी एंट्रीज है वो सही है ना, एंड सारे मेन कैश बुक में डाल दिए गए हैं ना, एंड अल्टीमेटली सारे अकाउंट फॉर हो गए हैं ना। फिर अगर कोई स्लिप, चिट्स या आईओयू है, मतलब कि अगर कंपनी ने किसी को एडवांस दिया है कैश में एंड उसके अगेंस्ट कंपनी के पास एज अ रिकॉर्ड कोई स्लिप है या कोई चिट है या कोई आईओयू कार्ड है, तो देख लो वो ऑथराइज है एंड सही अकाउंट डेबिट कर दिया गया है। इसके अलावा कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म कर लो। अभी कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होती है? तो कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस बेसिकली मींस आपको हर महीने का जो है रिसीट एंड पेमेंट्स इन कैश टोटल करना है एंड देखना है कि किसी भी मंथ में अनयूजुअल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है एवरेज पेमेंट एंड रिसीट। क्योंकि देखो कैश से ऐसे भी बहुत कम काम होता है, तो अगर कोई अनयूजुअल इंक्रीज दिख रहा है आपको रिसीट में या कोई अनयूजुअल डिक्रीज दिख रहा है आपको रिसीट में, मतलब कंपनी कुछ झूलझाल कर रही है। एंड मैंने पहले कहा कैश सेंसिटिव आइटम है, उसमें झूलझाल करना पॉसिबल है, तो इसलिए कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म कर लो एंड देख लो हर महीने का एवरेज खर्चा और रिसीट सेम है ना, अगर इंक्रीज डिक्रीज है तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो ये तो जी हो गए कैश के पॉइंट्स। अब आते हैं बैंक पे। तो बैंक का बेस्ट वे टू वेरीफाई एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस इज कंफर्मेशन ले लो। जिस भी बैंक में कंपनी का अकाउंट है उनसे कंफर्मेशन ले लो एज टू द अमाउंट हेल्ड ऑन रिपोर्टिंग डेट। मतलब अब सपोज एक कंपनी है जो जिसका दो अकाउंट्स है एचडीएफसी बैंक, कंपनी एक्स का दो अकाउंट्स है एचडीएफसी बैंक में। तो अब एचडीएफसी बैंक को बोलोगे देखिए हमें कंफर्मेशन दे दीजिए कि इस कंपनी के कितने अकाउंट्स है आपके पास एंड उन अकाउंट्स में कितने पैसे हैं। तो आप ये कंफर्मेशन लोगे एंड इसको बुक से कंपेयर करोगे एंड देखोगे क्या बैलेंस एज पर कंफर्मेशन एंड बैलेंस एज पर बुक्स मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, आप कंफर्मेशन एक बैंक अकाउंट की लोगे या दो बैंक अकाउंट की लोगे या सारे बैंक अकाउंट की लोगे? मैम सारे बैंक अकाउंट की लेंगे। बैंक अकाउंट कोई भी हो मटेरियल ही होता है, सो ऑलवेज इंश्योर कि आप कंफर्मेशन 100% बैंक अकाउंट्स की ले रहे हैं। अब कंफर्मेशन आ गया तो मैंने बता दिया, उसको आपको कंपेयर करना है बुक के बैलेंसेस से एंड देखना है अगर कोई डिफरेंसेस है तो मैनेजमेंट से डिस्क्रिपेंसी का रीजन ले लो। बट अगर कंफर्मेशन नहीं आया तब आप क्या करोगे? तो मैम डिजिटल इंडिया का जमाना है, बैंक स्टेटमेंट निकलता है तो बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेंगे। अब टू इंश्योर कि बैंक स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड ना हो, मेक श्योर कि क्लाइंट आपके सामने ही बैंक स्टेटमेंट निकाल रहा है। एंड अगर कोई ऐसा बैंक है जो अभी भी डिजिटल फॉर्म में नहीं आया है एंड वो अभी भी उसका प्रॉपर वेबसाइट नहीं है या उसके बैंक स्टेटमेंट्स नहीं मिलते ऑनलाइन, तो ऑडिटर अपने ही असिस्टेंट को बैंक ब्रांच भेजेगा एंड बैंक स्टेटमेंट मंगवाएगा ताकि फ्रॉड के कोई चांसेस ना रहे। ठीक है, तो ये तो जी होगी कंफर्मेशन की प्रक्रिया विद रिगार्ड टू बैंक बैलेंसेस। इसके अलावा ऑडिटर को बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कुछ ऐसी एंट्रीज जो बैंक ने शायद डेबिट क्रेडिट कर दी हो पर कंपनी ने नहीं की हो या कंपनी ने डेबिट क्रेडिट कर दी हो पर बैंक ने नहीं की हो, इन एंट्रीज का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है ले लेना चाहिए एंड ऑडिटर को चेक कर लेना चाहिए कि जो बीआरएस है वो प्रॉपरली ऑथराइज्ड है एंड साइंड है बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। इसके अलावा ऑडिटर को इंश्योर करना चाहिए कि वो मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम्स का एडजस्टमेंट देख रहा है। मैम मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम्स क्या होती है? सबसे पहला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यहाँ पे नॉट आएगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो अगर ऐसी कोई एंट्री है तो देख लो उसका प्रॉपर एडजस्टमेंट हो गया है ना, एंड इसको आप री वेरीफाई भी कर सकते हो सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट से। तो अप्रैल मई के स्टेटमेंट्स में आपको इसके प्रॉपर डेबिट्स जो है दिख जाने चाहिए, तो आपको उससे वेरीफाई कर लेना चाहिए। फिर
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो इसका भी देख लो एडजस्टमेंट हो गया ना, इसको भी आप फिर से रीवेरीफाई कर सकते हो विद सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट ऑफ अप्रैल एंड मई, एंड देख लो प्रॉपर क्रेडिट हो गया है ना बैंक अकाउंट में। लास्टली अगर कोई अमाउंट और चार्जेस है जो बैंक ने डेबिट किया था और अभी तक कंपनी को नहीं पता, या बैंक ने क्रेडिट किया था और कंपनी को नहीं पता, तो देख लो कंपनी ने उसका एडजस्टमेंट ले लिया है। अगर कंपनी ने उसका एडजस्टमेंट नहीं लिया है तो बैंक तो ऑडिटर को देखना चाहिए क्या वो अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट मटेरियल है। अगर मटेरियल है तो ऑडिटर को अपना ओपिनियन क्वालिफाई कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई सेल चेक है, मतलब चेक डेट से 3 महीने क्रॉस हो गए, तो मेक श्योर कि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से हट गया है एंड वो लाइबिलिटी सेक्शन में आ गया है, क्योंकि अब वो चेक काम नहीं आएगा। So this was existence and completeness. I know existence and completeness थोड़ा बड़ा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का, बट यही है बस। बाकी वैल्यूएशन और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में आप देखो दो दो लाइन है। सो यही मेन प्रोसीजर्स है जो आपको याद करने हैं। तो ऑल्दो थोड़ा बड़ा है, बट जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। आप 2 बार रीड करोगे उसी में याद हो जाएगा ना, आपको एक्सप्लेनेशन से ही समझ में आ रहा होगा कि बहुत आराम से आप इसे याद कर सकते हैं। तो एक बार एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस फिर से दोबारा फटाफट रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कैश पे। तो कैश के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। क्या बता के जाओगे? नहीं मैम सरप्राइज चेक करेंगे। कब करोगे? 31 मार्च को करोगे। किसी के सामने करोगे? हाँ मैम कैशियर के सामने करेंगे। अगर मल्टीपल ब्रांचेस होगा तो साइमल्टेनियसली करेंगे। उसके बाद रफ कैश बुक है तो उसकी एंट्रीज देख लेंगे एंड मेन कैश बुक में उसकी एंट्रीज ट्रेस कर लेंगे। अगर स्लिप चिट आईओयू है, मतलब किसी को भी कंपनी ने एडवांस दिया है कैश में, तो देख लेंगे कि क्या वो प्रॉपर्ली ऑथराइज है एंड क्या करेक्ट अकाउंट डेबिट हो गया है ना। लास्टली कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म कर लेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एवरेज जो आपका रिसीट एंड पेमेंट इन कैश है वो हर मंथ में बराबर है ना, कहीं पे भी अनयूजुअल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है। अब आते हैं बैंक में। तो बैंक में सबसे पहला प्रोसीजर जो आपको परफॉर्म करना है इस कंफर्मेशन देना। जिस भी बैंक में कंपनी का अकाउंट है उस बैंक से आपको कंफर्मेशन ले लेना चाहिए एज टू द अमाउंट हेल्ड ऑन रिपोर्टिंग डेट। तो आप बैंक को बोलोगे कि हमें बता दीजिए कंपनी के कितने अकाउंट्स है आपके बैंक में एंड उसका बैंक बैलेंस बता दीजिए एज ऑन 31 मार्च। क्या एक बैंक अकाउंट का कंफर्मेशन लोगे या सारे का? मैम सारे बैंक अकाउंट्स मटेरियल होते हैं तो हम 100% बैंक अकाउंट्स का कंफर्मेशन ले लेंगे। अगर कंफर्मेशन आ जाएगा तो क्या उसको सर्टिफिकेट की तरह चिपका दोगे? नहीं मैम, उसको बुक्स के साथ कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे डिस्क्रिपेंसी कहाँ है। अगर कंफर्मेशन नहीं आता तो क्या करोगे मैम? बैंक स्टेटमेंट ले लेंगे इफ पॉसिबल, इफ नॉट तो हम अपने असिस्टेंट को भेजेंगे बैंक स्टेटमेंट लेने के लिए। इसके अलावा ऑडिटर को BRS यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी ले लेना चाहिए कंपनी से एंड देख लेना चाहिए वो प्रॉपर्ली साइंड एंड ऑथराइज तो है ना। इसके अलावा उसको मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम्स का भी एडजस्टमेंट देख लेना चाहिए। मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम्स कौन से होते हैं? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, और एनी अमाउंट चार्जेस दैट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड बाय बैंक दैट इज नॉट नोन टू द कंपनी। ये सब चीज़ों का एडजस्टमेंट ऑडिटर को वेरीफाई कर लेना चाहिए। प्लस ये सब चीज़ें ऑडिटर रीवेरीफाई भी कर सकता है विद सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट्स ऑफ अप्रैल एंड मई। अगर अमाउंट एंड चार्जेस मटेरियल है एंड अभी तक कंपनी ने उसका एडजस्टमेंट नहीं लिया है तो ऑडिटर को अपना ओपिनियन क्वालिफाई कर लेना चाहिए। एंड लास्ट आता है आपका सेल चेक्स। तो अगर किसी चेक का डेट 3 महीने से ज्यादा हो गया तो अब वो खराब हो गया है, अब वो किसी काम का नहीं है एंड वो लाइबिलिटी सेक्शन में शो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन, मतलब यहाँ ऑडिटर चेक करता है कि क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का अमाउंट जो है वो एक्यूरेट तो है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलत तो नहीं है ना। तो देखो कैश में तो वैल्यूएशन चेक करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 500 का नोट 500 का ही रहेगा, वो अचानक से 400 या अचानक से 600 नहीं होगा। तो कैश का तो वैल्यूएशन चेक करके कोई फायदा नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन से ही वो चेक हो जाएगा। बैंक में भी सेम, बैंक जितना बैलेंस होगा, जितना बैंक इन्फॉर्मेशन में रहेगा वही करेक्ट है, तो उसका भी वैल्यूएशन चेक करके कोई फायदा नहीं है। तो मैम हम किसका वैल्यूएशन चेक करेंगे? फिर हम चेक करेंगे कि अगर कंपनी का कोई फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट है या कोई फॉरेन बैंक अकाउंट है तो हम इंश्योर करेंगे कि वो कन्वर्ट हो गया है क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे इंडियन रुपी में एज पर AS 11। तो वैल्यूएशन में आपको इंडियन बैंक अकाउंट्स एंड इंडियन कैश का कुछ नहीं करना। अगर कोई फॉरेन बैंक अकाउंट है तो बस देखना है कि वो रीस्टेट हो गया है क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे एज पर AS 11। एंड लास्ट आता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जहां पे ऑडिटर चेक करता है कि कैश एंड कैश
इक्विवेलेंस के रिस्पेक्ट में जितने भी डिस्क्लोजर्स है प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल 3, क्या कंपनी ने वो किए हैं या नहीं किए। तो क्या क्या डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं कंपनी को विद रिस्पेक्ट टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। सबसे पहले उनको कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को 4 भागों में क्लासिफाई करना होता है। बैलेंसेस विद कैश, चेक्स ड्राफ्ट्स इन हैंड, कैश इन हैंड एंड अदर्स। ये चारों जो क्लासिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा। इस पे पहले एक एमसीक्यू आ चुका है। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बैंक बैलेंस है, यानी कोई ईयर मार्क बैंक बैलेंस है, तो उसके बारे में बता दो। बैलेंस बैंक में अगर कोई सिक्योरिटी मनी या मार्जिन मनी रखा गया है तो उसके बारे में बता दो। अगर कोई रिपाट्रिएशन रेस्ट्रिक्शन है, मतलब इंडिया से बाहर पैसे भेजने में एंड बाहर से इंडिया मंगाने में कोई रिस्ट्रिक्शन है तो फिर उसके बारे में बता दो। एंड लास्टली बैंक डिपॉजिट्स जिनका मेच्योरिटी 12 महीने से ज्यादा है उनके बारे में बता दो। अब आप बोलोगे मैम बाकी सारे पॉइंट्स तो सही है, पर जो आपने लास्ट पॉइंट बोला ना, बैंक डिपॉजिट जिनके 12 महीने से ज्यादा मेच्योरिटी है, अगर 12 महीने से ज्यादा मेच्योरिटी तो वो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में आएगा ही नहीं, तो उसका डिस्क्लोजर क्यों देखना। तो बैंक डिपॉजिट जिनका 12 महीने से ज्यादा मेच्योरिटी होता है उसमें क्या होता है, जो उनका करंट पोर्शन है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में जोड़ दिया जाता है, एंड जो नॉन करंट पोर्शन है वो आपके अदर नॉन करंट एसेट्स में डाला जाता है। इसीलिए इसका डिस्क्लोजर देना जरूरी होता है ताकि सामने वाले को समझ में आए कि आपने सही अमाउंट जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में इंक्लूड किया है ना, जो करेक्ट करंट टर्म है, करंट पीरियड का अमाउंट है, सिर्फ वही गया। सो दिस इज डिस्क्लोजर। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहले 4 भाग में क्लासिफाई होगा। बैलेंसेज विद कैश, चेक्स ड्राफ्ट इन हैंड, कैश इन हैंड, अदर्स। अगर कोई ईयर बैंक बैलेंसेज है, मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बैंक बैलेंसेज है, तो वो बताना होगा। मार्जिन मनी और सिक्योरिटी मनी अगर कोई है तो उसके बारे में बताना होगा। रिपाट्रिएशन मतलब पैसे लाने में या पैसे देने में कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो बताना होगा। एंड जिस भी बैंक डिपॉजिट का 12 महीने से ज़्यादा मेच्योरिटी पीरियड है उसके बारे में बताना होगा। सो आज का सेशन बस छोटा, क्यूट एंड इजी। सो दिस वाज डे 6। अब हम मिलेंगे डे 7 पे। इफ यू लाइक द कंटेंट, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Until then, keep following Navin Classes. Thank you.